नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग पंचायती राज टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और आपने देखा कि पंचायती राज के बारे में अगर मैं बात करूं आपके सामने साथियों, तो पंचायती राज के बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों पर चर्चा की, कौन से समिति की क्या सिफारिश थी उन पर चर्चा की, और हमने यहां तक पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ वो कैसे हुआ, कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ, कब पारित हुआ, और 73वें और 74वें संशोधन में किन किन की बातें हुई थी, ये बातें हमने पढ़ रखी है। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ तब तक की बातें तो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी साथियों। अब इस क्लास में हम जो बात करेंगे वो 73वें संशोधन की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर बात करेंगे कि 73वें संशोधन ने किन किन मुद्दों पर बात की, कौन कौन सी सिफारिशें 73वें संशोधन की देखने को मिलती है। तो साथियों, हेडिंग लगा दीजिएगा 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अर्थात 73वां संविधान संशोधन। अब 73वां संविधान संशोधन पारित कब हुआ? 1992 में, 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित कब हुआ साथियों? 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ वो हुआ साथियों 1992, 1992 में 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ? पारित हुआ। क्लियर? तो पारित कब हुआ? 1992 में। लेकिन अब इसकी सिफारिशों की चर्चा मैं आपके सामने करूं तो एक एक करके सारी सिफारिशों पर चर्चा करता हूं कि 73वें संशोधन के द्वारा हुआ क्या था, 73वें संशोधन के द्वारा किया क्या गया। तो साथियों, सबसे पहली मैं बात करूं आपके सामने नंबर 1, तो 73वें संशोधन की बात जो हुई थी 73वें संशोधन में वो किसकी हुई थी? ग्रामीण पंचायती राज की। तो पहली बात तो यही है कि इसके द्वारा क्या किया गया साथियों? ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति में अर्थात ढांचागत परिवर्तन किया। स्थिति में क्या हुआ? सुधार किया गया। स्थिति में क्या किया गया साथियों? सुधार किया गया। हाँ, यहां मैंने संवैधानिक दर्जा न लिख के थोड़ा सा स्थिति में सुधार लिखा है। इसका रीजन यह है कि मैंने शायद आपको पिछली क्लास में भी यह बताया कि भाई ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख तो भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 40 में देखने को मिला था, लेकिन अनुच्छेद 40 में केवल इतनी सी बात का उल्लेख था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन कैसे करेंगे, उनके चुनाव कौन करवाएगा, कितने स्तर पर गठन होगा, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनके काम क्या होंगे, उन बातों का भारत के मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। तो उन सारी बातों को जोड़ने के लिए, ध्यान से सुनना साथियों, उन सारी बातों को जोड़ने के लिए जो प्रावधान किए गए वो कौन से संशोधन के द्वारा किए गए? 73वें के द्वारा। इसीलिए मैंने आपके सामने यह लाइन लिखी कि 73वें संशोधन के द्वारा क्या हुआ साथियों? 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति में क्या हुआ? सुधार किया गया। क्या किया गया? स्थिति में सुधार किया गया। फिर नेक्स्ट दूसरी बात याद रखना कि इस ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का जो उल्लेख किया वो संविधान के कौन से भाग में किया साथियों? अच्छे से याद रख लेना, भाग 9 में ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। कौन से भाग में मिलता है? भाग 9 में। साथियों, बहुत अच्छे से याद रख लेना। एक बात बोल देना चाहता हूं कि 2016 आरएस प्री का पेपर आप उठा के देखना। 2016 आरएस प्री के पेपर में यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? यह प्रश्न आपसे पिछले 2016 आरएस प्री के पेपर में पूछा। अब ग्राम पंचायतों का उल्लेख पूछा और मैंने पूरा का पूरा ग्रामीण पंचायती राज बता रहा हूं कि संपूर्ण ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है। संपूर्ण ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में? संविधान के भाग 9 में संपूर्ण ग्रामीण पंचायती राज देखने को मिलता है। क्लियर? अब ग्रामीण पंचायती राज है कितने स्तर का? 3 स्तर का। भाई त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायती राज देखने को मिलता है। बिल्कुल यस। कौन से भाग में? 9 में। अब तीनों ही स्तर का उल्लेख भी भाग 9 में ही है। यस, तीनों ही स्तर का उल्लेख संविधान के भाग 9 में देखने को मिलता है। साथियों, आपको बात अच्छे से बता देना चाहता हूं जिसका जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बातें अच्छे से। वो क्या है? मैंने कहा ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में, बिल्कुल यस, लेकिन 2016 आरएस प्री में पूछा ग्राम पंचायत का उल्लेख। अब हो सकता है साथियों कल के दिन पेपर सेटर आपके साथ चालाकी करके आपके एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ ले पंचायत समिति का उल्लेख कौन से भाग में है, आपसे प्रश्न पूछ ले जिला परिषद का उल्लेख कौन से भाग में। कतई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है।
आप कहते हो क्यों, मैं बोल क्या रहा हूं, ग्रामीण पंचायती राज का संपूर्ण का उल्लेख भाग 9 में। अब आपको यह भली भांति पता होगा ग्रामीण पंचायती राज कितने स्तर का, 3 स्तर का है, 3 स्तर का है, और तीनों ही स्तर का उल्लेख भाग 5 में। तीनों ही स्तर का उल्लेख कौन से भाग में, अरे भाई भाग 5 में तीनों ही स्तर का उल्लेख देखने को मिलता है। तो साथियों सीधी सी बात है, अपने सामने स्पष्ट हो रहा है, अपने सामने स्पष्ट हो रहा है कि तीनों ही स्तर का उल्लेख भी भाग 9 में होगा। तो अब भले ही ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख पूरा का पूछे भाग 9, और आपको अलग अलग करके पूछे भले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो भी भाग कौन सा बताओगे, ना ही बताना है, कतई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर तीसरी बात, इन ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का जो उल्लेख किया साथियों, वो संविधान के कौन से आर्टिकल में किया, अर्थात 73वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद कहां से कहां तक जोड़े गए, और कहां से कहां तक, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख देखने को मिलता है। साथियों बहुत अच्छे से याद रख लेना आप और वो याद क्या रख लेना, वो याद ये रख लेना दोस्तों कि ग्राम सेवक का पेपर आपने देखा होगा या दिया होगा, जिस किसी ने दिया उसको पता होगा, देखा होगा उसने, नहीं देखा तो देख लेना, अगर कोई नहीं देखने वाला विद्यार्थी देख लेना। यहीं से एक प्रश्न पूछा ग्राम सेवक के एग्जाम में, और प्रश्न क्या पूछा साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और बड़े खतरनाक ऑप्शन है ना। प्रश्न पूछा 73वें संशोधन के द्वारा, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल कहां से कहां तक जोड़े गए। 73वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद कहां से कहां तक जोड़े गए, 73वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन क्या दिए साथियों, नंबर 1 ऑप्शन, ध्यान से सुनना, मैं यहां लिख देता हूं, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये भी अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक। अब 2 ऑप्शन और थे, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में विद्यार्थी बड़े भ्रमित हुए साथियों। एक ऑप्शन तो रखा 243 से 243 ओ, और एक ऑप्शन रखा 243 ए से 243 ओ। अब आज भी हम किसी की अगर गाइड मार्केट में पढ़े ना साथियों, है ना, हमारी आदत है कि जिस किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते ही सीधा पहला गाइड ही खरीदेंगे और बड़ा सा पोता लेकर जाएंगे घर पे या रूम पे, है ना, और उसमें आज भी आप देखोगे ए से ओ तक की बातें देखने को मिलती है। साथियों बात गलत हो जाएगी। आपको राइट ऑप्शन क्या मानना है, ग्राम सेवक का पेपर खोल के देख लेना, मेरे पर बिलीव नहीं हो, और की जारी की गई उसको भी खोल के देख लेना। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक टोटली 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। टोटली कितने आर्टिकल जोड़े थे मेरे साथियों, टोटली 16 अनुच्छेद जोड़े। हाँ, ए से ओ नहीं, 243 से 243 ओ करना है ना। और अगर आप ए से ओ करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। मेरे बताइएगा, आप 243 ए से ओ पढ़ोगे, अब ए से ओ लिखने वाला भी आगे कोष्टक में लिखेगा 16 अनुच्छेद जोड़े, और मैं लिख रहा हूं 243 से 243 ओ, और टोटली 16 अनुच्छेद, है ना। मेरे को ए से ओ तक काउंट करके बताओ, देखे 16 अनुच्छेद हो जाएंगे क्या। अरे भैया ए से ओ तक काउंटिंग ही 15 ही आएगी, 16 तो कब आएगी, जब अपन आर्टिकल 243 को भी साथ में लेंगे। लेकिन साथियों अब आपके मन में अनेक सारों के प्रश्न उत्पन्न हुए भी होंगे, उसका मैं आंसर दे देता हूं। आपने मेरे से सवाल यह पूछोगे कि आप कह रहे हो कि 243 भी 73वें संशोधन से जुड़ा, तो जब भारत का मूल संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्या अनुच्छेद 243 में कुछ नहीं था क्या। अब अनुच्छेद 243 तो मूल संविधान में था, अपन ये कैसे बोल सकते हैं कि ये 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा। ये भी तो प्रश्न आप खड़ा करोगे ना। और वो जो ए से ओ बता रहे हैं ना, वो यही आपके सामने तर्क पेश कर देंगे कि भाई आर्टिकल 243 तो मूल में था, आर्टिकल 243 73वें संशोधन से कैसे जुड़ा 243, अनुच्छेद 243 तो मूल में था। तो उसको जवाब देना कि भैया जी संविधान का भाग 9 और अनुच्छेद 243, मैं यहां पे ये भी तो लिख रहा हूं ना कि 73वें संशोधन के द्वारा भाग 9 में ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख किया। तो आप पूछोगे भाग 9 मूल में नहीं था क्या, बाद में थोड़ा ही जोड़ा, और या फिर मूल में जोड़ा तो उस समय कोई खाली रखा था कि 73वां संशोधन होगा तब इसमें बात लिखेंगे, अभी खाली पड़ा है नहीं। तो उसको दोनों बातें याद आता ना कि भाग 9 और अनुच्छेद 243 में जो बातें थी ना, वो 73वें संशोधन के समय ये दोनों ही निश्चित पड़े हुए थे। जो बातें थी वो संविधान संशोधन के द्वारा हटा दी थी, भाग 9 और 243 में लिखी गई बातें रिक्त कर दिए थे, है ना। तो जब ये 73वां संशोधन हुआ ना, उस समय संविधान का भाग 9 और अनुच्छेद 243 दोनों ही निश्चित पड़े थे।
दोनों ही क्या पढ़े थे? रिक्त पढ़े थे, निर्षित पढ़े थे। इसीलिए 243 में ग्रामीण पंचायती राज की परिभाषा का उल्लेख किया और भाग 9 में ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख किया। आज भी अगर वर्तमान में मैं आपको बताऊं ना साथियों, तो आज की तिथि में भी संविधान का भाग नंबर 7, ध्यान से सुनना, संविधान का कौन सा भाग? भाग नंबर 7 रिक्त पड़ा है। अब कल के दिन मान लीजिएगा कोई संशोधन होता है और नए भाग की आवश्यकता पड़ती है और वो कहते हैं हम तो नया नहीं जोड़ेंगे, भाग 7 में लिख देंगे बात, तो क्या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अपने को वो बोलना पड़ेगा ना कि उस संशोधन के द्वारा भाग 7 में ये लिखा गया, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाग आज 7 निश्चित पड़ा है, इसीलिए भाग 9 अनुच्छेद 243 दोनों ये जब संशोधन हुआ उस समय निश्चित थे। नंबर 4 बात याद रखना कि ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख संविधान के कौन सी अनुसूची में किया साथियों? तो ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख संविधान के अनुसूची नंबर 11 में किया। अनुसूची कौन सी में किया? 11 में किया। तो ध्यान से सुन लेना, 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण पंचायत राज का संवैधानिक दर्जा देकर उसकी स्थिति में सुधार करके भाग 9 में उल्लेख किया, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, और अनुसूची कौन सी में? 11 में। नंबर 5वीं बात याद रखना साथियों, वो याद रखना ये कि 73वां संशोधन के आगे मैंने 1992 लिखे और मैंने बार बार बोला भी आपके सामने कि 73वां संशोधन पारित कब हुआ? 1992 में। 73वां संशोधन पारित कब हुआ? 1992 में। लेकिन आपसे पूछ ले कि 73वां संविधान संशोधन भारत में लागू कब हुआ, है ना? भारत में लागू कब हुआ? तो साथियों डेट अच्छे से याद रख लेना कि 73वां संशोधन भारत में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। भारत में लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को साथियों यह 73वां संशोधन भारत में लागू हो जाता है। और 24 अप्रैल 1993 में लागू होने के कारण ही 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या किया जाता है साथियों? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किस खुशी में मनाया जाता है? कि 24 अप्रैल को भारत में 73वां संशोधन लागू हुआ था। तो लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। पारित कब हुआ? 1992 में। अब भारत में तो लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ, लेकिन साथियों कई बार हमसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फिर राजस्थान में लागू कब हुआ? तो अच्छे से सुन लेना साथियों, नंबर अगली बात लिख रहा हूं यहां पर। हाँ, 73वां संशोधन राजस्थान में लागू कब हुआ? तो अच्छे से सुन लीजिएगा साथियों, राजस्थान में लागू हुआ ये आपके 23 अप्रैल 1994 को। कब हुआ? 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ। तो तीनों ही बातें अलग अलग याद रखना। 73वां संशोधन पारित कब हुआ? 1992 में। 73वां संशोधन भारत में लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। और 73वां संशोधन राजस्थान में लागू कब हुआ? तो 23 अप्रैल 1994 को। क्लियर? और फिर ध्यान रखना साथियों वो ये है कि 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने मत दिए गए, पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य दिए गए, है ना? पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने काम देने की बात की गई साथियों? कार्य दिए 29। ठीक है, 73वें संशोधन के द्वारा 29 काम देने की बात की गई, 29 कार्य दिए जाए। नहीं, 73वें संशोधन का कोई भी राज्य पंचायती राज संस्थाओं को अधिकतम 29 कार्य दे सकता है। तो अधिकतम 29 काम देने की व्यवस्था की गई थी 73वें संशोधन के द्वारा। ठीक है साथियों, और 73वां संशोधन कब हुआ? तो 1992 में। क्लियर? और अब आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम 73वां संशोधन के माध्यम से चुनाव कौन से राज्य में करवाए गए थे? दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण पूछ रहा हूं साथियों, अच्छे से सुन लेना। पिछली क्लास में एक बात मैंने आपको लिखवा दी और बता भी दी और आपने समझ भी ली होगी कि आपको कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। लेकिन साथियों कल के दिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि 73वें संशोधन के अनुसार, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 73वें संशोधन के अनुसार भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य कौन सा? वो क्वेश्चन में 73वां संशोधन डालेगा और आपको पूछ ले कि 73वें संशोधन के अनुसार भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य कौन सा? तो बताना मध्य प्रदेश। कौन सा दोस्तों? तो बताना है मध्य प्रदेश। तो ध्यान से सुन लेना, आपको अगली बात मैं यही बता रहा हूं कि 73वें संशोधन की सिफारिशें या 73वां संशोधन सर्वप्रथम 73वें संशोधन की सिफारिशें
सर्वप्रथम कहां पर, मध्य प्रदेश में लागू की गई। हाँ, एमपी लिख रहा हूं यहां पर, मध्य प्रदेश में लागू की गई, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो भारत में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य में लागू होती है 73वें संशोधन की सिफारिश है। दोस्तों अच्छे से याद रख लेना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लागू होती है ना। हाँ, तो मध्य प्रदेश ही चुनाव करवाने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा 73वें संशोधन के अनुसार। क्लियर दोस्तों, ये बहुत अच्छे से आप बातें याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारी सिफारिश आप 73वें संशोधन की पढ़ रहे हो, तो अब 73वें संशोधन ने आगे बढ़ते हुए अगली सिफारिश में क्या बोला साथियों, अच्छे से सुन लेना। 73वें संशोधन ने कहा कि ग्रामीण पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, भाग 9 में उल्लेख किया, अनुच्छेद 243 से 243 तक, अनुसूची नंबर 11 में उल्लेख किया, है ना। भारत में लागू 1993 में, राजस्थान में लागू 1994 में, 29 काम देने की बात हुई। सारी चर्चा हमने एक एक करके कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों 73वें संशोधन ने अगली सिफारिश बताते हुए क्या बोला, 73वें संशोधन ने अगली सिफारिश देते हुए क्या बोला साथियों, कि हम भारत में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, हम भारत में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का गठन करेंगे। ध्यान से सुनिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किसका गठन किया जाएगा साथियों, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, और ग्राम सभा के गठन की बात बोली कौन से संशोधन के द्वारा, 73वें संशोधन के द्वारा। और इस ग्राम सभा का उल्लेख किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में। ध्यान से सुनना, आर्टिकल 243A में ग्राम सभा का क्या किया, उल्लेख किया। तो ग्राम सभा का उल्लेख भी भारत के मूल संविधान में नहीं था साथियों। ग्राम सभा का गठन भी कौन से संशोधन के द्वारा किया गया, 73वें संशोधन के द्वारा। और हम कौन से संशोधन की सिफारिशें पढ़ रहे हैं, 73वें संशोधन की। क्लियर, अब 73वें संशोधन के द्वारा साथियों ग्राम सभा के गठन की बात बोली, लेकिन ग्राम सभा के गठन के बारे में बातें क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा आप। वो क्या सुन लीजिएगा, पहली बात, नंबर 1 बात तो सुनना कि ग्राम सभा का गठन किन किन से मिलकर होगा, है ना। ग्राम सभा का गठन किन किन से मिलकर होता है साथियों। पहली बात तो यह समझनी अति आवश्यक है कि आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को एक मत मान लेना। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों ही अलग अलग है। अभी मैं ग्राम सभा की बात आपके सामने कर रहा हूं, ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं ग्राम पंचायत की भी आपके सामने बात करूंगा, लेकिन अभी हम ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कोई साथियों आपसे यही पूछ ले कि ग्राम सभा का गठन किन किन से मिलकर होता है, तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना, एक ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर, सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर किसका गठन किया जाता है, मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। अर्थात ग्राम सभा का गठन होता है एक ग्राम पंचायत के जितने भी वयस्क मतदाता कह दूं या पंजीकृत मतदाता कह दूं, मतदाताओं से मिलाकर ही किसका गठन किया जाता है, ग्राम सभा का गठन किया जाता है साथियों। तो ग्राम सभा जो बनती है ना, वो ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है, तो ग्राम सभा का गठन होता है एक ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर। एक ग्राम पंचायत में जितने भी पंजीकृत मतदाता है उन सबसे मिलकर किसका गठन होता है, एक ग्राम सभा बनती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया। वो कब कब पूछा अभी आपके सामने बात करूंगा, और क्या पूछा वो भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले सुन लीजिएगा कि ग्राम सभा के गठन में आप सभी पंजीकृत मतदाताओं की भागीदारी बता रहे हो। इसीलिए सीधी सीधी बात है कि ग्राम सभा का जब भी गठन किया जाता है तो ग्राम सभा के गठन में सारे के सारे पंजीकृत मतदाता भागीदार होते हैं। ग्राम सभा के गठन में सारे के सारे पंजीकृत मतदाता भागीदार होते हैं। इसका मतलब ग्राम सभा की बैठकें होती है ना, तो सारे पंजीकृत मतदाताओं की गणपूर्ति देखी जाती है। अभी बताऊंगा गणपूर्ति कितनी है, लेकिन गणपूर्ति किसकी देखी जाती है, मतदाताओं की। जब तक मतदाता 1/10 गणपूर्ति होती है ग्राम सभा की, है ना, तो जितने भी मतदाता उनसे मिलकर ग्राम सभा बनी। जैसे मान लीजिएगा एक ग्राम पंचायत में पंजीकृत मतदाता है 2000, एक ग्राम पंचायत में पंजीकृत मतदाता कितने, 2000, और गणपूर्ति कितनी है, 1/10 है।
तो 2000 का 1/10 यानी कि 200। इसका मतलब सीधा सा है कि जब तक 200 सदस्य, ध्यान से सुनना साथियों, जब तक 200 मतदाता बैठक में नहीं आएंगे ना, गांव के मतदाता 200, तब तक बैठक शुरू नहीं होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतदाता नहीं आएंगे तो बैठक शुरू नहीं होगी। ये एकमात्र ऐसा इस तरह ग्राम सभा। बाकी कहीं पर भी मतदाता नहीं आने पर बैठ के रोकी जाती है क्या? कभी नहीं। तो इसीलिए आपसे प्रश्न कई बार ये पूछा जा चुका है, कई बार। कब? 2016 आरएस प्री में एक तो, और 2011 में शायद आपके नहीं, हाँ 2011 में सेकंड ग्रेड एसएसटी के पेपर में। और प्रश्न पूछने का दोनों ही बार तरीका एक समान रहा, और वो क्या रहा साथियों? वो ये रहा कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में, क्वेश्चन सुनना साथियों, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण किसको माना जाता है? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण ग्राम सभा को माना जाता है साथियों। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा में मतदाता नहीं आएंगे तब तक बैठक शुरू नहीं होगी। गणपूर्ति किसकी देखी जाती है? मतदाताओं की देखी जाती है। बाकी कहीं पर भी गणपूर्ति मतदाताओं की नहीं देखी जाती। आपका तो ग्राम पंचायत में गणपूर्ति देखी जाती है सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच की, बस, है ना। सरपंच, उपसरपंच, गांव के मतदाता आए नहीं आए, ग्राम पंचायत की बैठक होगी, है ना। दूसरा, विधानसभा की बैठकें जब भी होती है, विधानसभा में सत्र चलते हैं तो क्या अपनी गणपूर्ति देखी जाती है? लोकसभा में सत्र चलते हैं तो क्या मतदाता नहीं कहते बैठक नहीं होगी क्या? सब में ही होगी। तो एकमात्र ऐसा इस तरह ग्राम सभा जहां पर बैठक रोकी जाती है। इसीलिए नोट लगा कर लिख रहा हूं साथियों यहां पर, वो ये है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण ग्राम सभा को माना जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण किसको माना जाता है दोस्तों? ग्राम सभा को। जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा का गठन किन किन से मिलकर होता है, और ग्राम सभा जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण कैसे माना जाता है, सारी चर्चा मैंने आपके सामने की। नंबर दूसरी बात याद रखना साथियों, वो याद रखना ये कि ग्राम सभा की बैठकें कितनी होती है। ग्राम सभा की बैठकें कितनी होती है। अब बैठकों की बातें बताने से पहले एक बात अच्छे से सुन लेना कि बैठकों के बारे में दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। और वो दो बातें क्या याद रखनी पड़ेगी कि बैठकों के बारे में 73वें संविधान संशोधन ने क्या कहा और राजस्थान क्या कर रहा है। तो 73वें संशोधन ने तो क्या कहा साथियों कि कम से कम एक वर्ष में न्यूनतम, ध्यान से सुनना, एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकों का आयोजन तो क्या है? बाध्यता है। ध्यान से सुन लेना, एक वर्ष में 2 बैठकों का आयोजन क्या है दोस्तों? एक वर्ष में 2 बैठकों का आयोजन बाध्यता है। न्यूनतम लिख रहा हूं, मतलब 73वें संशोधन ने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकों का आयोजन तो करवाना ही होगा। एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित करना संवैधानिक बाध्यता है। ठीक है, कम से कम होगा ही होगा एक वर्ष में 2 बैठकों का आयोजन तो। लेकिन अब एक वर्ष में 2 बैठकों का आयोजन तो बाध्यता है, अब 2 से अधिक आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे प्रश्न कल के दिन ये पूछ ले राजस्थान का, ध्यान से सुनना साथियों, यहां पर प्रश्न ज्यादातर राजस्थान का पूछा जाता है, राजस्थान के निवासियों को, तो है ना। और वो क्वेश्चन क्या पूछता है, राजस्थान में एक वर्ष में कितनी बैठकें हो रही है, तो उस समय 2 नहीं करना है। तो क्या करना है आप बोलोगे, तो ये करना है साथियों आपको कि राजस्थान में, नोट लगा के लिख रहा हूं साथियों, राजस्थान में एक वर्ष में एक वर्ष में 4 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। कितनी बैठकों का आयोजन हो रहा है? 4। हाँ, तो राजस्थान में तो एक वर्ष में कितनी बैठकें हो रही है साथियों? 4। ठीक है, और कितनी बैठकों का आयोजन बाध्यता?
2 का आयोजन तो बाध्यता संवैधानिक करवानी पड़ेगी, लेकिन राजस्थान में कितनी हो रही है? 4। और राजस्थान में 4 कब कब हो रही है तो अच्छे से सुन लेना। नंबर 1 डेट आपको बता देता हूं, 26 जनवरी को हो रही है। नंबर 2 दूसरी डेट है 15 अगस्त को हो रही है। नंबर 3 2 अक्टूबर को हो रही है ना। और नंबर 4 1 मई को हो रही है। तो एक वर्ष में राजस्थान में कितनी बैठकों का आयोजन हो रहा है दोस्तों? एक वर्ष में राजस्थान में 4 बैठकों का आयोजन हो रहा है। यह राजस्थान में हो रहा है। आयोजन कितनों का बाध्यता है? आयोजन कितनों का बाध्यता है? आयोजन 2 का बाध्यता है। अब राजस्थान में 4 डेटें हो रही है, मैंने 4 डेटें बताई। साथियों एक बात और अच्छे से आपको बता देना चाहता हूं कि 4 ये जो डेटें बताई ना, इनमें ही बैठकों का आयोजन होना कोई बाध्यता नहीं है कि 26 जनवरी को प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, राजस्थान में नहीं। ये जो तिथियां मैंने आपको बताई ना, इन तिथियों से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में कभी भी आप बैठकों का आयोजन कर सकते हो। 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में कभी भी बैठकों का आयोजन कर सकते हो। नंबर तीसरी बात क्या है साथियों? नंबर तीसरी बात आपसे मैं पूछ ले कि ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, बताओ। गणपूर्ति लिख दूं या क्वारम लिख दूं, एक ही बात है। तो ग्राम सभा की गणपूर्ति या क्वारम कितना? 1/10। ध्यान से सुनना, ग्राम सभा का। ग्राम पंचायत का 1/10 मत याद रखना, ग्राम पंचायत का भी मैं बताऊंगा 1/3 ही होता है, लेकिन ग्राम सभा का कितना है? 1/10। अब गणपूर्ति या क्वारम क्या होता है? कुल सदस्य संख्या की न्यूनतम उपस्थिति गणपूर्ति या क्वारम कहलाता है। अब ग्राम सभा का गठन अभी आपने लिखा एक ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर होता है। अब मैंने कहा मान लीजिएगा पंजीकृत मतदाता कितने? मान लीजिएगा पंजीकृत मतदाता कितने? मान लीजिएगा पंजीकृत मतदाता 2000 से मिलकर ग्राम सभा बनी, है ना। तो 2000 का कितना? 10वां भाग, यानी कि 200 मतदाता नहीं आएंगे तब तक बैठक शुरू नहीं होगी, होती है गणपूर्ति। नंबर चौथी बात याद रखना साथियों कि ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। और अब आपको मैं पूछ लूं कि ग्राम सभा के कार्य क्या है? ग्राम सभा के कार्य क्या है? कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण बात अच्छे से याद रख लेना साथियों। ग्राम सभा के क्या काम है? किन कार्यों हेतु ग्राम सभा का गठन किया गया है? आप यह मत सोच लेना यहीं पर यहां बोल दोगे कि ग्राम सभा के कार्य गांव में विकास के काम करवाना। ग्राम सभा का कार्य गांव में विकास के काम करवाना नहीं। ग्राम सभा का कार्य गांव में विकास करवाना नहीं है। गांव में विकास के काम करवाना ग्राम पंचायत का कार्य है, ग्राम सभा का कार्य नहीं है। तो ग्राम सभा का कार्य क्या है? ग्राम सभा का कार्य है ग्राम पंचायत के द्वारा, ध्यान से सुनना, ग्राम सभा की बैठकों में होता क्या है सुन लेना। ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए पिछले वर्ष के कार्यों की, पिछले वर्ष के कार्यों की क्या करना? जांच या समीक्षा करना। पिछले वर्ष के कार्यों की जांच या समीक्षा करना किसका काम होगा? पिछले वर्ष के द्वारा किए गए कार्यों की जांच या समीक्षा करना ग्राम सभा का काम होगा। मतलब ग्राम सभा का काम होता है कि हमारी ग्राम पंचायत में पिछले वर्ष कहां कहां से कितना कितना पैसा आया और किन किन मदों पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ, यह किसका काम होगा? ग्राम सभा का काम होगा। तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना, ग्राम सभा के कार्य क्या होंगे? एक ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए पिछले वर्ष के कार्यों की क्या करना? जांच या समीक्षा करना। मतलब सीधी सीधी मैं व्यवहार में बात बोल सकता हूं कि ग्राम सभा की बैठक में सरपंच के घोटाले उजागर होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में सरपंच के घोटाले उजागर होते हैं। अब आप मेरे सामने एक सवाल और खड़ा करोगे कि अभी अभी तो आपने लिखा कि अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। और आप बोलोगे सरपंच की अध्यक्षता में सरपंच के घोटाले उजागर, यह कैसे संभव है? अध्यक्षता भी सरपंच कर रहा है और घोटाले उजागर भी सरपंच को होते, यह कैसे संभव है? यह ऐसे संभव है साथियों, सुन लेना, कि भले ही अध्यक्षता सरपंच कर रहा है, लेकिन इस ग्राम सभा की बैठकों में क्या होगा? संबंधित उपखंड का उपखंड अधिकारी उपस्थित होगा, एसडीएम। इस ग्राम सभा की बैठकों में संबंधित विकास अधिकारी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उपस्थित होगा। इस ग्राम सभा की बैठकों में पंचायती राज विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और इस ग्राम सभा की बैठकों में
इस ग्राम सभा की बैठकों में और कौन उपस्थित होंगे साथियों? गांव के सारे मतदाता और सामाजिक समुदायों से जुड़े हुए लोग, एनजीओ से जुड़े हुए लोग, सबके सब उपस्थित हैं। और इन सब की उपस्थिति में पिछले वर्ष के कार्यों की क्या होती है? जांच या समीक्षा होती है। अब मेरे को बताइएगा, सरपंच ने अगर घोटाला कर भी दिया तो खुलेगा कि नहीं खुलेगा? सरपंच बोलेगा मैंने 5 लाख रुपए इस नाड़ी की तालाब की खुदाई में लगाए, है ना। अब गांव के मतदाता भी बैठे हैं, एसडीएम बीडीओ भी बैठे हैं, सामाजिक समुदाय से जुड़े हुए लोग भी बैठे हैं। अब वो कह देगा 5 लाख रुपए इस तालाब की खुदाई में, गांव वाले बैठे हैं ना, गांव वाले बोलेंगे हमने तो इस तालाब में एक भी मजदूर जिंदगी में नहीं देखा, तूने कहां से तालाब की खुदाई करवाई बता, है ना। और झूठ बोलेगा तो एसडीएम और वो बीडीओ बैठे, तो इसका मतलब सीधे सीधे हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम? घोटाले उजागर हो रहा है कि नहीं हो रहे? हाँ, तो उजागर होते हैं। लेकिन अब आप ये मत कहना कि जिंदगी में ऐसा हमने तो हमारे गांव में होता हुआ देखा ही नहीं है। मैंने भी नहीं देखा है। यह संविधान कहता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको पता है संविधान के अनुसार व्यवहार में काम होता नहीं है। व्यवहार में अलग मामला चलता है, संवैधानिक नियम अलग है, प्रावधान अलग है, ठीक है। लेकिन वास्तव में यह होना चाहिए। संविधान कहता है भाई ग्राम सभा का काम गठन करने का उद्देश्य तो यही है ना, बाकी ग्राम सभा गठन क्यों किया, रीजन तो यही है। लेकिन होता नहीं है वो चीज अलग है, लेकिन वास्तव में होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका ग्राम सभा का काम होता है। और साथियों एक बहुत अच्छे से बात सुन लेना कि इस ग्राम सभा की बैठकों में, साथियों अच्छे से ध्यान से सुनना, हाँ, इस ग्राम सभा की बैठकों में सभी सामाजिक समुदायों की उपस्थिति होने के कारण, मैंने कहा ना एनजीओ से जुड़े हुए सारे लोग उपस्थित होते हैं, सभी सामाजिक समुदायों की उपस्थिति होने के कारण ग्राम सभा के कार्य को ग्राम सभा के कार्यों को या ग्राम सभा के कार्य को सामाजिक अंकेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुन लेना, सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, सामाजिक अंकेक्षण के नाम से भी जाना जाता है, सोशल ऑडिट के नाम से। इसीलिए यह प्रश्न यहां से कई बार इस तरीके से पूछा जाता है साथियों, क्या कि पंचायती राज स्तर पर सोशल ऑडिट का काम किसके द्वारा किया जाता है, या पंचायती राज स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण का काम किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों बहुत अच्छे से याद रख लेना, सोशल ऑडिट का काम ग्राम सभा के द्वारा होता है। तो इसका जो काम होता है ना उसका सोशल ऑडिट अर्थात सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं। और सामाजिक अंकेक्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सभी बैठकों में सामाजिक समुदायों की भागीदारी होती है, गांव के मतदाताओं की भागीदारी होती है, इसलिए इसके कार्य को सोशल ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, ये बातें आप ग्राम सभा के गठन की याद रखना। तो ग्राम सभा के गठन का उल्लेख भी मूल संविधान में नहीं था। ग्राम सभा का गठन भी 73वें संशोधन के द्वारा किया, और हम भी कौन से संशोधन की सिफारिश से पढ़ रहे, 73वें की, इसीलिए मैंने आपको ग्राम सभा बताई। क्लियर? अब ग्राम सभा के बाद अगली मैं सिफारिश की बात करूं 73वें संशोधन की, तो साथियों अगली सिफारिश क्या है जरा ध्यान से सुन लेना। अगली सिफारिश में इसने यह कहा कि हम भारत में 3 स्तर पर, त्रिस्तरीय, ध्यान से सुनना, भारत में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन करेंगे। 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का क्या करेंगे? गठन करेंगे। तो 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन करने का प्रावधान किया। लेकिन 73वें संशोधन ने यह भी बात बोली साथियों कि 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन करना कोई जरूरी नहीं होगा। 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन करना कोई जरूरी नहीं होगा। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वह मध्य स्तर की स्थापना करना कोई अनिवार्य नहीं है ना। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से क्या है, कम है, वहां पर दूसरा स्तर जो मध्य स्तर होता है ना, जैसे आप पंचायत समिति बोलते हो, है ना, उसका गठन करना कोई बाध्यता नहीं होगी। बाकी 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात बोली थी, लेकिन 3 स्तर पर गठन करना कोई बाध्यता नहीं है।
जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्य स्तर का गठन करना कोई अनिवार्य नहीं है। क्लियर। लेकिन सामान्यतः 3 स्तर की बात इन्होंने बोली साथियों। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? अभी तो मैं केवल उनके स्तर जनप्रतिनिधि, शपथ, त्याग पत्र की बात आपके सामने कर रहा हूं साथियों, है ना, ये ध्यान से सुनना। लेकिन आगे मैं पूरी की पूरी चर्चा भी आपके सामने करूंगा, आगे मैं संपूर्ण चर्चा भी आपके सामने करूंगा कि उन तीनों स्तर में पदाधिकारियों का उन तीनों स्तर में संस्थाओं का गठन कैसे होता है। अभी मैं सिर्फ 3 स्तर के नाम आपको बता रहा हूं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्तर, है ना। फिर उन स्तर में साथियों अच्छे से सुनना, सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा? स्तर। फिर मैं लिख रहा हूं जनप्रतिनिधि। अब जनप्रतिनिधि लिख रहा हूं, ये प्रतिनिधि आगे आप कर लेना। फिर लिखूंगा मैं सरकारी अधिकारी, मतलब उस स्तर पर सरकारी अधिकारी कौन होगा। फिर उस जनप्रतिनिधि को शपथ कौन दिलाएगा? वो जनप्रतिनिधि अपना त्याग पत्र किसको देगा? और उस जनप्रतिनिधि का वेतन कितना होगा? ये सारी बातें ध्यान से सुन लेना, ठीक है दोस्तों। अभी केवल मैं इनके ये केवल नाम बता रहा हूं, शपथ, त्याग पत्र, वेतन की भी साथ में चर्चा करूंगा, क्योंकि यहां पर करूंगा फिर वहां पर भी वापस बता दूंगा आपको तीनों स्तर पर गठन करते समय। लेकिन ज्यादातर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना साथियों, वो शपथ और त्याग पत्र के पूछे जाते हैं। अब 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन का सुझाव दिया। अब वो 3 स्तर कौन कौन से बताए? तो साथियों नंबर 1 स्तर बताया, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्राम पंचायत। नंबर 1 स्तर कौन सा? ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के नीचे लिख रहा हूं जनप्रतिनिधि, स्तर का नाम लिखा मैंने ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि कौन होगा बताओ? देखिए साथियों, सरपंच होगा। जनप्रतिनिधि कौन होगा? सरपंच होगा। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इस ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होगा बताओ? देखें, ग्राम विकास अधिकारी। अब आपको पता है पहले ग्राम सेवक का नाम ग्राम सेवक हुआ करता था, लेकिन अब ग्राम सेवक का नाम क्या कर दिया? ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। तो पहला स्तर आप पढ़ रहे हो कि भाई ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। उस ग्राम पंचायत में आपको पता है साथियों, है ना, कि ग्राम पंचायत में स्तर जो होगा जनप्रतिनिधि होगा, सरपंच होगा, ठीक है। दूसरा कौन होगा साथियों? उस ग्राम पंचायत में जो आपके सरकारी अधिकारी होगा वो कौन होगा? सरकारी अधिकारी कौन होगा साथियों? सरकारी अधिकारी होगा आपका ग्राम विकास अधिकारी, अर्थात ग्राम सेवक का नाम होता है ग्राम विकास अधिकारी होगा, ठीक है। अब आपको पूछ ले यहां पर कि इस सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? यहां पर मैं लिख रहा हूं शपथ दिलाता है साथियों पीठासीन अधिकारी। अब मैं हिंदी में नाम लिख रहा हूं इसका पीठासीन अधिकारी, लेकिन आपको वर्बली बता भी देता हूं कि ये पीठासीन अधिकारी होता कौन है। ये पीठासीन अधिकारी कौन होता है साथियों? आपको पता होगा कि सरपंच का चुनाव करवाने के लिए आपके गांव में एक कर्मचारियों की टोली आती है, आती कि नहीं आती? आती है। उसको हम हमारी भाषा में पोलिंग पार्टी कहते हैं कि पोलिंग पार्टी आ गई चुनाव करवाने के लिए। अब आपको पता होगा ये भी, और आपने बहुत अपनी आंखों से प्रत्यक्ष तरीके से देखा होगा कि सरपंच का चुनाव जो करवाती है ना पोलिंग पार्टी, वही पोलिंग पार्टी सरपंच के चुनाव का रिजल्ट भी शाम को निकाल देती है, परिणाम भी घोषित करके जाती कि नहीं जाती है? भाई सरपंच का चुनाव होता है, उसी दिन लेट नाइट तक वो पोलिंग पार्टी परिणाम भी घोषित कर देती है, मतलब चुनाव का रिजल्ट भी वही तत्काल प्रभाव से घोषित कर देती है ना। और चुनाव का परिणाम आने के बाद साथियों अच्छे से सुनना, चुनाव का परिणाम आने के बाद उस जो पोलिंग पार्टी का मुखिया होता है, जिसको हम कहते हैं आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको हिंदी में कहते हैं पीठासीन अधिकारी, वो पीठासीन अधिकारी ही सरपंच को क्या दिला देता है? शपथ दिला देता है। क्या दिला देता है? शपथ। और अब आपसे पूछेंगे कि ये सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो साथियों त्याग पत्र दिया जाता है बीडीओ को। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देगा? बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी को, ठीक है। और पूछ ले सरपंच का वेतन कितना होता है साथियों? तो सरपंच का वेतन होता है 5,000 रुपए प्रति माह। हाँ, पहले 3500 था, अभी 5,000 है। तो ये पहला स्तर साथियों आपने पढ़ा ग्राम पंचायत, जिसमें मुखिया सरपंच होता है, ठीक है। मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है साथियों।
और दूसरी बात आपने पढ़ा साथियों कि सरकारी अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी होगा, है ना। इस सरपंच को शपथ कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी। सरपंच अपना त्याग पत्र वीडियो को देगा और सरपंच का वेतन कितना होगा? 5,000। नंबर दूसरा स्तर मैं लिख रहा हूं यहां पर साथियों, वो ये लिख रहा हूं साथियों, दूसरा स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। ध्यान से सुनना, दूसरा स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। अब मेरे को बताइएगा, पंचायत समिति में जनप्रतिनिधि होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। सरकारी अधिकारी कौन होता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी होता है। अब आपको मैं पूछ लूं कि इस प्रधान को शपथ कौन दिलाता है? प्रधान को शपथ कौन दिलाता है? प्रधान को शपथ साथियों कौन दिलाएगा? बीडीओ ही दिलाएगा। हाँ, एसडीएम आए तो एसडीएम भी करना है सब डिविजन में। अगर बीडीओ नहीं आए, कहीं पर आपको कई बार ऑप्शन होता है बीडीओ आता ही नहीं, एसडीएम आता है, तो एसडीएम करना है ना। हाँ, नहीं तो बीडीओ, ज्यादातर बीडीओ होता है, बीडीओ शपथ दिलाता है। और अब आपसे पूछ ले कि प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो प्रधान अपना त्याग पत्र देता साथियों जिला प्रमुख को। ध्यान से सुन लेना, प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देगा? जिला प्रमुख को। और प्रधान का वेतन कितना होता है? 7,500 रुपए, 7,500 रुपए प्रति माह। क्लियर? ये दूसरा स्तर। और अब मैं तीसरा स्तर लिख रहा हूं साथियों, वो है आपका जिला परिषद। कौन सा स्तर है मेरे दोस्तों? जिला परिषद। जिला परिषद स्तर पर मैं आपसे पूछ लूं कि जनप्रतिनिधि होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जिला प्रमुख कहते हैं। जनप्रतिनिधि होता है उसको हम क्या कहते हैं? जिला प्रमुख कहते हैं। जिला परिषद में सरकारी अधिकारी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्लियर? और अब आपको पूछ ले कि इस जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है? साथियों, अगर ऑप्शन में कलेक्टर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कलेक्टर, तो आंख बंद करके कलेक्टर करना ही करना है। कलेक्टर दिख जाए तो कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं, सीधा कलेक्ट करना। लेकिन कई बार वो पेपर सेटर हमारे साथ चालाकी कर देता है और कलेक्टर ऑप्शन रखता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन निश्चित रूप से आपको दिखेगा सीईओ। मैंने कहा कलेक्टर दिखे तो कलेक्टर करना ही है, लेकिन कलेक्टर नहीं दिखे तो क्या करना है? सीईओ। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न और हुआ कि शपथ का पूछ ले, ऑप्शन दोनों ही दे दे तो? अरे मैंने कहा कलेक्टर दिख गया तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कलेक्टर करना ही, भले ही दोनों दिखे ना। लेकिन कलेक्टर नहीं हो तो सीईओ। ठीक है? और फिर आपसे पूछ ले कि जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देगा साथियों? तो त्याग पत्र देगा ये संभागीय आयुक्त को। त्याग पत्र किसको देगा? संभागीय आयुक्त को। क्लियर? और इसका वेतन कितना होता है? तो जिला प्रमुख का वेतन होता है 10,000 रुपए प्रति माह। ये याद रख लेना आप सारी बातें। क्लियर? तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात कही 73वें संशोधन ने कहा। 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। 3 स्तर कौन कौन से? पहला स्तर ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधि सरपंच, सरकारी अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, शपथ कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देगा? बीडीओ को। और सरपंच का वेतन कितना होता है? 5,000। दूसरा स्तर कौन सा? पंचायत समिति। जनप्रतिनिधि कौन? प्रधान। सरकारी अधिकारी कौन? बीडीओ। शपथ कौन? बीडीओ। त्याग पत्र किसको? जिला प्रमुख को। और वेतन कितना? 7,500 रुपए। क्लियर? और फिर तीसरा स्तर जिला परिषद, जनप्रतिनिधि जिला प्रमुख, सरकारी अधिकारी सीईओ, है ना। शपथ कलेक्टर हो तो कलेक्टर, नहीं तो सीईओ। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देगा और वेतन कितना होता? 10,000। अब साथियों अच्छे से सुन लेना, ये तो 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात की जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको अभी अभी आपके सामने एक लाइन और बोली, जो मैं नोट लगा के लिख देता हूं। यहां पर मैंने बोली, अभी लिखी नहीं थी, अब लिख देता हूं। वो क्या है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से क्या है साथियों? कम है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से क्या है साथियों? कम है। वो 20 लाख से कम जनसंख्या होने पर क्या किया जा सकता है दोस्तों? 20 लाख से कम है वहां पर मध्य स्तर का स्थापना करना कोई अनिवार्य नहीं है। तो यहां पर लिख देता हूं, तीनों ही स्तर पर गठन करना कोई जरूरी नहीं। मैंने 3 स्तर बताए कैसे स्तर पर गठन किया जाता है। राजस्थान में इन्हीं तरीके से गठन किया जाता है। लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, वहां पर
मध्य स्तर का गठन अनिवार्य नहीं है। मध्य स्तर का गठन करना कोई अनिवार्य नहीं है। कहां पर? जिन स्तर की जनसंख्या 20 लाख से क्या हो, कम हो, वहां पर मध्य स्तर का गठन करना कोई अनिवार्य नहीं है। क्लियर दोस्तों? ये बातें आप किसकी ध्यान रखोगे? 3 स्तर की। तो अभी आपने 73वें संशोधन की सिफारिश पढ़ी, पहली सिफारिश ग्राम सभा का गठन, फिर कहा कि 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की भी बात बोली। 3 स्तर कौन कौन से? उनके गठन में पदाधिकारियों की शपथ, त्याग पत्र, वेतन क्या होगा, वो सारी बातें। मैंने कहा इन तीनों स्तर के बारे में आगे विस्तृत चर्चा और करूंगा। मैं राजस्थान में पंचायती राज पढ़ाऊंगा, तब हम चर्चा करेंगे कि तीनों स्तर का गठन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो चर्चा बाद में करेंगे साथियों, ठीक है। लेकिन अभी ये पर बात याद रखना कि 3 स्तर की बात भी बोली 73वें ने, और 73वें ने साथ में यह भी बोला कि तीनों स्तर का गठन करना प्रत्येक राज्य की कोई बाध्यता नहीं है। जहां पर राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर दूसरे स्तर का गठन करना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? अब 73वें संशोधन ने आगामी सिफारिश बताते हुए साथियों क्या बोला, वो जरा ध्यान से सुनना। 73वें संशोधन ने आगामी सिफारिश बताते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के मूल संविधान में तो पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल का कोई उल्लेख था नहीं। अब पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल निर्धारित किया साथियों, वो कार्यकाल आपके 73वें संशोधन के द्वारा ही किया गया। अब 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल बताया, और कार्यकाल का उल्लेख सबसे पहले कौन से अनुच्छेद में? सबसे पहले तो उल्लेख याद रखना, सबसे पहले आर्टिकल याद रखना 243E में। हाँ, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243E में साथियों पंचायती राज संस्थाओं का क्या बताया? कार्यकाल बताया। किसमें बताया? अनुच्छेद 243E में कार्यकाल बताया। अब कार्यकाल में 3 बातें आप अच्छे से याद रख लेना। कार्यकाल की कितनी बातें याद रखोगे? 3। पहली बात क्या बताई साथियों? कार्यकाल में पहली बात बताई कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष। सामान्यतः कितने वर्ष होगा कार्यकाल? 5 वर्ष होगा। क्लियर? नंबर दूसरी बात क्या बोली साथियों, अच्छे से सुन लेना। नंबर दूसरी बात बोली कि अगर आपको कोई प्रश्न ये पूछ ले कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल तो 5 वर्ष होगा, चलो ठीक है, लेकिन मान लीजिएगा, आप कहते हो क्या मान लीजिएगा, कि 5 वर्ष से पहले अगर पद रिक्त हो जाए तो पुनः चुनाव कितने माह के भीतर करवाना जरूरी है। मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाते समय इस बात को वापस बताया था, अगर याद हो तो बताओ। अगर पद 5 वर्ष से पहले रिक्त हो जाए तो पुनः चुनाव कितने माह के भीतर करवाए जाएंगे? तो यहां पर लिखा अगर पद रिक्त हो जाए तो पुनः चुनाव 6 माह के भीतर क्या जरूरी है? चुनाव जरूरी है। अगर पद 5 वर्ष से पहले रिक्त हो जाए तो पुनः चुनाव 6 माह के भीतर जरूरी है। और साथियों बहुत अच्छे से मैंने शायद बताया था राष्ट्रपति में कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति और पंचायती राज, राष्ट्रपति और पंचायती राज दो ही ऐसी बातें, दो ही ऐसे पद है पंचायती राज संस्थाओं के और राष्ट्रपति के, जहां पर संविधान में यह लिखा हुआ है कि अगर पद 5 वर्ष से पहले रिक्त हो गए तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाएंगे। बाकी किसी के बारे में भी ये कहीं पर भी उल्लेख नहीं है 6 माह के भीतर चुनाव का। बाकी सबके लिए लिखा हुआ है कि अगर पद रिक्त हो गए तो पुनः चुनाव यथाशीघ्र करवाए जाएंगे। क्लियर? और अब मैं तीसरी बात आपसे क्या पूछ लूं? तीसरी बात पूछ लूं कि पुनः चुनाव कौन सी अवधि के लिए करवाए जाएंगे। मान लीजिएगा 5 वर्ष के लिए, मैंने कहा क्या कहा, मान लीजिएगा 5 वर्ष के लिए कार्यकाल है, पद रिक्त हुआ, पुनः 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन पुनः जो वापस चुनाव करवाए जाएंगे ना, वो कौन सी अवधि के लिए करवाए जाएंगे? क्या पंचायती राज संस्थाओं के पुनः चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए करवाए जाएंगे या शेष अवधि के लिए करवाए जाएंगे? तो साथियों अच्छे से सुन लेना, पुनः चुनाव हमेशा ही शेष अवधि के लिए करवाए जाएंगे। पुनः चुनाव कौन सी अवधि के लिए करवाए जाएंगे? पुनः चुनाव शेष अवधि के लिए करवाए जाएंगे। दोस्तों अच्छे से याद रख लेना। तो यह कार्यकाल बताया 73वें संविधान संशोधन ने। कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 243E में। कार्यकाल में पहली बात 5 वर्ष होगा, दूसरी बात 5 वर्ष से पहले पद रिक्त हुआ तो 6 माह के भीतर चुनाव होंगे, और तीसरी बात पुनः चुनाव शेष अवधि के लिए करवाए जाएंगे। क्लियर? अब 73वें संशोधन ने अगली सिफारिश देते हुए साथियों क्या बात बताई, वो भी जरा ध्यान से सुन लेना। वो ये बात बताई दोस्तों, अगली बात बताते हुए पंचायती राज संस्थाओं का बताया इन्होंने कार्यकाल। ध्यान से सुनना, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल तो बताया, सॉरी अगली बात बताई पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण। यहां पर लगा रहा हूं मैं हेडिंग आरक्षण। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण। अब आरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया? तो साथियों अच्छे से याद रख लेना, आरक्षण का उल्लेख किया अनुच्छेद 243D। कार्यकाल का बातें तीनों ही पता चल गई। अब आरक्षण के बारे में 73वां संशोधन क्या बोल रहा है वो भी बातें आप सुन लीजिएगा।
आरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 243D में किया। अब आरक्षण के बारे में बातें क्या क्या बोली साथियों, पहले तो ये सुन लीजिएगा। आरक्षण के बारे में पहली बात 73वें संशोधन ने क्या बोली, ये तो कार्यकाल की बातें थी साथियों, याद रखना। अब मैं इधर आरक्षण की बातें लिख रहा हूं। आरक्षण की बात बोलते हुए पहली बात आरक्षण के बारे में क्या बोला 73वें संशोधन ने, कि कोई भी राज्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में एससी और एसटी को तो आरक्षण देगा ही देगा। अर्थात पहली बात मैं लिख रहा हूं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में एससी व एसटी को आरक्षण, अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण देना प्रत्येक राज्य की बाध्यता है। हाँ, बाध्यता है। तो मतलब सीधी सीधी बात आप समझ लेना कि एससी और एसटी को तो आरक्षण देना ही होगा, प्रत्येक राज्य की संवैधानिक बाध्यता है। अब एससी और एसटी को आरक्षण दे दिया, लेकिन आप कहते हो फिर कितने प्रतिशत दिया, तो यहां पर एससी और एसटी को आरक्षण दिया साथियों किसके अनुपात में, अच्छे से सुन लेना, जनसंख्या के अनुपात में। किसके अनुपात में दोस्तों, जनसंख्या के अनुपात में। तो एससी और एसटी को तो आरक्षण तो दिया जाएगा, यह तो संवैधानिक बाध्यता है, प्रत्येक राज्य एससी एसटी को आरक्षण देगा, लेकिन आरक्षण देना किसके अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। क्लियर। दूसरी बात अच्छे से सुन लीजिएगा साथियों, वो क्या है, वो ये है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देना, ध्यान से सुनना, किसको, ओबीसी को आरक्षण देना, ओबीसी को आरक्षण देना राज्य की इच्छा पर है। इच्छा पर निर्भर रखा गया कि ओबीसी को आरक्षण दे या न दे, वो राज्य की इच्छा है। तो आपको राजस्थान की इच्छा पूछ ले तो भाई यहां पर 73वें संशोधन ने कहा ओबीसी को आरक्षण देना राज्यों की इच्छा पर डिपेंड है। अगर राज्य चाहे तो दे दे और राज्य कहता मैं तो नहीं दूंगा, तो आपकी कोई बाध्यता नहीं है कि देना ही देना पड़ेगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा फिर राज्यों की इच्छा पर छोड़ा, राजस्थान की इच्छा क्या है, राजस्थान ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया कि नहीं दिया। तो अच्छे से नोट लगा कर लेकर आऊं साथियों, जरा ध्यान से सुन लेना कि राजस्थान ने ओबीसी को आरक्षण दे रखा है। दे दिया। आप कहते हो कब दे दिया, अरे भाई 1995 में 73वें संशोधन की सिफारिश के अनुसार राजस्थान में पहली बार चुनाव 1995 में हुए थे ना, तो 1995 से ही दे रखा है। अरे भाई ओबीसी को आरक्षण दे रखा है, तभी तो आप देखते हो जब भी हमारे गांव में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं, सरपंच के जब लॉटरी निकलती है, तो लॉटरी में कई बार हम देखते हैं ना कि भाई ओबीसी पुरुष की सीट आई है, इस बार ओबीसी महिला की सीट आई है। अरे ओबीसी को आरक्षण है, तभी तो ओबीसी पुरुष महिला दिख रहा है। क्लियर। और अब तीसरी बात आरक्षण की याद रखना, जो सर्वाधिक पूछी जाती है वो है महिलाओं की। अब 73वें संशोधन ने महिलाओं के बारे में भी क्या कहा, जरा ध्यान से सुन लेना। 73वें संशोधन ने कहा कि महिलाओं को न्यूनतम, कोई भी राज्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को न्यूनतम कितना, न्यूनतम 33% आरक्षण तो देगा ही देगा। ध्यान से सुनना, महिलाओं को न्यूनतम 33 मतलब 1/3 आरक्षण तो देना ही पड़ेगा। 33% आरक्षण देना तो महिलाओं को राज्य की क्या है, बाध्यता है। और आगे क्या लिखा कि अगर राज्य चाहे तो अधिकतम 50% भी दे सकता है। अगर राज्य चाहे तो अधिकतम 50% भी दे सकता है ना, अधिकतम 50% भी दे सकता है। 33% देना तो राज्य की बाध्यता है, और अगर राज्य चाहे तो अधिकतम 50% आरक्षण भी दिया जा सकता है। यह राज्य की इच्छा पर डिपेंड है 50% देना, नहीं तो न्यूनतम 33 तो देना ही होगा। अब मैं आपको राजस्थान की इच्छा पूछ लूं कि मेरे को बताओ कि राजस्थान ने कितने फीसदी आरक्षण दे रखा है। हाँ, तो नोट लगा के लिख रहा हूं साथियों, वो ध्यान से सुनना। राजस्थान की कंडीशन, राजस्थान ने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है।
दे दिया है। कब दे दिया? 2008 में दे दिया था साथियों। ये राजस्थान की कंडीशन याद रख लेना, ठीक है। इसीलिए हम जब भी प्रश्न देखते हैं ना साथियों महिलाओं का आरक्षण वाला, तो कई बार आंसर 33% राइट होता दिखता है, तो कई बार 50% राइट होता दिख रहा है। विद्यार्थी बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि वास्तव में 33% है, 50% है, ये माजरा क्या है ना। तो वास्तव में क्या माजरा है वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको सवाल कैसा पूछे उस समय आंसर क्या देना है। अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है या कितनी सीटें आरक्षित है, तो 1/3 यानी कि 33%, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन। और अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो 50 करना है। मतलब राजस्थान नाम लेके पूछे तो 50 करना है, और बिना किसी राज्य का नाम लेके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं कितने फीसदी आरक्षण है, तो आपको कितने प्रतिशत करना है साथियों? तो आपको करना है कितने प्रतिशत? तो आपको करना है केवल एंड केवल 33%। राजस्थान का नाम लेके पूछे तो 50%। क्लियर दोस्तों? ये सारी बातें आप आरक्षण तक की याद रखना। तो अभी तक हमने 73वें संशोधन की सिफारिश है, ग्राम सभा का गठन, 3 स्तर का गठन, कार्यकाल और आरक्षण पढ़ा है। यहां तक लिखिएगा बातें, फिर आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। तो साथियों हेडिंग लगाओ 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन आगे लिख देना। यदि आया कब था? 1992 में, पारित 1992 में होता। अब इसकी सिफारिश से लिखिएगा फटाफट। नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1 बात लिखना साथियों, 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण पंचायती राज की स्थिति में सुधार किया। पहली बात तो लिख दो, इसके द्वारा ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति में सुधार किया। ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति में सुधार किया। नंबर 2 लिखो, ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं को उल्लेख भाग 9 में, ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख भाग 9 में, भाग 9 में। फिर लिखो अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। आगे लिख देना टोटली 16 अनुच्छेद जोड़े। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। फिर लिखो ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख अनुसूची नंबर 11 में, अनुसूची नंबर कौन सी में? 11 में। तो तीनों ही बातें याद रखना, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची, अनुसूची नंबर 11 में। फिर लिखो 73वां संशोधन भारत में लागू, 73वां संशोधन भारत में लागू कब हुआ? लिखो 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को लिख दो। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर? फिर लिखो, वो लिखो 73वां संशोधन राजस्थान में लागू, राजस्थान में लागू लिखो 24 अप्रैल 1994 को, सॉरी 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में। 24 अप्रैल 1993 को तो भारत में लागू हुआ, राजस्थान में लागू लिखो 23 अप्रैल 1994 को, 23 अप्रैल 1994 को। फिर लिखो 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य दिए गए। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य दिए गए, 29 काम दिए गए। फिर लिखो 73वें संशोधन की सिफारिशें भारत में सर्वप्रथम, 73वें संशोधन की सिफारिशें भारत में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू की गई, एमपी में लागू की गई। सर्वप्रथम
एमपी में, मध्य प्रदेश में लागू की गई। मध्य प्रदेश में लागू की गई। ठीक है दोस्तों, फिर लिखिएगा, अगली बात लिखिएगा। अब हेडिंग लगाओ ग्राम सभा। ग्राम सभा का गठन। अब ग्राम सभा गठन की बात भी 73वां संशोधन ही करता है साथियों। हाँ, लिखो ग्राम सभा। लिखो ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 ए में है। आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा का गठन देखने को मिलता है, ग्राम सभा का उल्लेख देखने को मिलता है, अनुच्छेद 243। अब लिखो ग्राम सभा का गठन किससे मिलकर होता है, तो लिखो सबसे पहले गठन। गठन किससे मिलकर होता है, आगे एक लाइन लिखना, एक ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर होता है। ग्राम सभा का गठन ग्राम सभा गठन एक ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर होता है। तो एक ग्राम पंचायत के जितने भी पंजीकृत मतदाता होंगे वो सारे के सारे ग्राम सभा गठन में भागीदार होंगे, और सारे के सारे मतदाताओं की भागीदारी होने के कारण ही जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो नोट लगा के लिख देना यहां पर कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का, जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण ग्राम सभा है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण ग्राम सभा है। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, ग्राम सभा है। फिर लिखो ग्राम सभा की बैठक। बैठक, अब बैठक में मैंने कहा दो बातें याद रखनी। आप क्या, तो दो बातें क्या, कम से कम कितनी होनी चाहिए, राजस्थान कितनी कर रहा है, तो लिख दो दोनों ही बातें। एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकों का आयोजन बाध्यता है। एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकों का आयोजन बाध्यता है, बाध्यता है। लेकिन लाइन बदल के नोट लगा के लिखना, राजस्थान में एक वर्ष में 4 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में एक वर्ष में 4 बैठकों का आयोजन हो रहा है। 4 बैठकें हो रही है। 4 बैठकें कब कब हो रही है, तो डेटें लिख दीजिएगा, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 मई। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 मई। ये राजस्थान में 4 तिथियां जहां पर बैठकों का आयोजन हो रहा है, इन 4 तिथियों। हाँ, इसके कोष्टक में जरूर ये लिख देना, इन तिथियों को ही होना कोई जरूरी नहीं, इन तिथियों से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में कभी भी बैठकों का आयोजन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ग्राम सभा के बारे में। वो लिखो ग्राम सभा की गणपूर्ति या क्वारम। बैठक के बाद नंबर 3 बात लिखना, ग्राम सभा की गणपूर्ति या क्वारम, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, लिख दो 1/10। गणपूर्ति या क्वारम कितना, 1/10। 1/10। फिर लिखो ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है। अध्यक्षता सरपंच करता है। फिर लिखो ग्राम सभा के कार्य। कार्य में लिखेगा ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम सभा के कार्य लिखना। हाँ, कार्य में क्या लिखोगे, एक लाइन लिखना, ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए पिछले वर्ष के कार्यों की जांच या समीक्षा करना। किए गए पिछले वर्ष के कार्यों की जांच या समीक्षा करना किसका काम हो जाएगा दोस्तों, ग्राम सभा का। ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए पिछले वर्ष के कार्यों की जांच या समीक्षा करना। अब साथियों, जांच या समीक्षा की जाती है इसकी बैठकों में, और इसकी बैठकों में सभी सामाजिक समुदायों की क्या होती है, भागीदारी। और सभी सामाजिक समुदायों की भागीदारी होने के कारण इसके कार्य को किस नाम से जाना जाता है, सोशल ऑडिट। तो यह भी नोट लगा के लिख देना, ग्राम सभा की बैठकों में, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना, ग्राम सभा की बैठकों में
सभी सामाजिक समुदायों की उपस्थिति होने के कारण, ग्राम सभा की बैठकों में सभी सामाजिक समुदायों की उपस्थिति होने के कारण, इसके कार्य को, यानी इसके किसके, ग्राम सभा के कार्य को, ग्राम सभा के कार्य को सामाजिक अंकेक्षण भी कहा जाता है, सोशल ऑडिट भी कहा जाता है। इसके कार्य को सामाजिक अंकेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? फिर लिखो अगली सिफारिश, ये तो ग्राम सभा थी। अब अगली सिफारिश लिखना, भारत में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया, 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया। अब 3 स्तर कौन कौन से, कैसे गठन हुआ वो लिख दीजिएगा, एज इट इज छाप दीजिएगा। स्तर, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, शपथ, त्यागपत्र और वेतन। फटाफट छाप तो देखें, ऐसा कैसा छापना है। सबसे पहले लिखो स्तर, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, शपथ, त्यागपत्र और वेतन। अब स्तर में सबसे पहले लिख दो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि लिखो सरपंच, सरकारी अधिकारी लिखो ग्राम विकास अधिकारी, सरकारी अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी। फिर लिखो शपथ कौन दिलाता है सरपंच को, तो लिखो पीठासीन अधिकारी, शपथ पीठासीन अधिकारी। त्याग पत्र लिखो बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और वेतन लिख दो 5000। सरपंच का वेतन कितना, 5000। नंबर दूसरा स्तर लिखो पंचायत समिति। पंचायत समिति में जनप्रतिनिधि लिखो प्रधान, प्रधान। सरकारी अधिकारी लिख दो बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। शपथ में लिख दो एसडीएम भी आता है और बीडीओ भी, एसडीएम ऑब्लिक बीडीओ कर दो, पहले एसडीएम लिख दो फिर बीडीओ कर देना, हाँ बीडीओ। फिर त्याग पत्र लिख दो जिला प्रमुख को, प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देगा, जिला प्रमुख को। और वेतन 7,500 रुपए। फिर लिखो तीसरा स्तर जिला परिषद। जिला परिषद में जनप्रतिनिधि लिखो जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। सरकारी अधिकारी लिखो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कलेक्टर, सॉरी शपथ में लिख दो, मैंने कहा कलेक्टर ऑब्लिक सीओ, कलेक्टर है तो कलेक्टर करना, नहीं है तो सीओ करना है। फिर लिखो जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो त्याग पत्र लिख दो संभागीय आयुक्त को। त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को। और वेतन लिख दो 10,000 रुपए प्रति माह। वेतन कितना, 10,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, ये तीनों स्तर। अब मैंने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज की कल बात कही थी तेउत्रवे ने, लेकिन प्रत्येक राज्य 3 स्तर गठित करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। तीसरे स्तर का गठन करना कोई जरूरी नहीं है, जहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहां पर दूसरे स्तर पर गठन करना। तो नोट लगाकर यह भी लिख दीजिएगा कि जिन राज्यों की जनसंख्या, लिख दीजिएगा दोस्तों, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहां पर मध्य स्तर गठन अनिवार्य नहीं है। मध्य स्तर का गठन अनिवार्य नहीं है, मध्य स्तर का गठन करना कोई बाध्यता नहीं है आपकी, कोई अनिवार्यता नहीं है। क्लियर? फिर हेडिंग लगाओ आप कार्यकाल। फिर हेडिंग लगाओ साथियों पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। कार्यकाल
अब कार्यकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो लिख दो 243E, अनुच्छेद 243E में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल दे रखा है। कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 243E में। अब कार्यकाल में बातें लिखिएगा। सबसे पहले लिखो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, नंबर 1 तो लिखो सामान्यतः 5 वर्ष। नंबर 2 लिखो सामान्यतः 5 वर्ष लिखा, हाँ। उसके बाद नंबर 2 लिखो अगर 5 वर्ष से पहले पद रिक्त हो जाए 6 माह के भीतर चुनाव जरूरी। देखो अगर 5 वर्ष से पहले पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव जरूरी। 6 माह के भीतर क्या जरूरी है, चुनाव। और नंबर 3 बात लिख दो पुनः चुनाव शेष अवधि के लिए करवाए जाएंगे। पुनः चुनाव शेष अवधि के लिए करवाए जाएंगे, शेष अवधि के लिए करवाए जाएंगे। ये सारी बातें किसकी ध्यान रखोगे, कार्यकाल की। अब हेडिंग लगाओ पंचायती राज संस्थाओं का में आरक्षण। आरक्षण, अब आरक्षण का उल्लेख लिखो। पहले तो कौन से अनुच्छेद में, 243D में आरक्षण है। अनुच्छेद 243D में आरक्षण है। अब आरक्षण में क्या क्या लिख रखा है, सबसे पहले नंबर 1 बात लिखिएगा, वो लिखना कोई भी राज्य, आरक्षण में लिखना दोस्तों, कोई भी राज्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में एससी और एसटी को आरक्षण देना राज्य की बाध्यता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में एससी व एसटी को आरक्षण देना प्रत्येक राज्य की क्या है, बाध्यता है। यानी एससी और एसटी को तो आरक्षण देना ही होगा आपको, ये तो आपकी संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन एससी और एसटी का आरक्षण कितने प्रतिशत, नहीं तो प्रतिशत नहीं है तो किसके अनुपात में, तो लिख देना कोष्टक में जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। आरक्षण जो दिया जाएगा वो किसके अनुपात में दिया जाएगा साथियों, जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, ये तो हुआ एससी एसटी का आरक्षण। नंबर 2 बात लिखो, ओबीसी को आरक्षण देना राज्य की इच्छा पर निर्भर रखा गया। ओबीसी को आरक्षण देना राज्य की इच्छा पर निर्भर रखा गया, इच्छा पर निर्भर रखा गया ओबीसी को आरक्षण देना, है ना। अब ओबीसी का आरक्षण राज्यों की इच्छा पर छोड़ा गया, राजस्थान की इच्छा पूछ ले तो क्या बताओगे, तो नोट लगा के लिख दो राजस्थान ने ओबीसी को आरक्षण दे दिया है। राजस्थान ने ओबीसी को आरक्षण दे दिया है, हाँ, वो भी जनसंख्या के अनुपात में। लिखना चाहो तो लिख देना कोष्टक में जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या। नंबर 3 बात लिखो, आरक्षण में नंबर 3 बात लिखना महिलाओं को न्यूनतम, लिखना दोस्तों महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण तो देना ही है, हाँ दिया जाएगा। और आगे लिख देना अगर राज्य चाहे तो अधिकतम 50% भी दे सकता है। अगर राज्य चाहे तो अधिकतम 50% भी दे सकता है। तो 33% देना तो राज्य की क्या है, बाध्यता है। और राज्य चाहे तो अधिकतम कितना दे सकता है, 50 दे सकता है। तो हमको राजस्थान की इच्छा पूछेगा राजस्थान ने कितना दे दिया है, तो क्या बताओगे, तो नोट लगा कर लिखो राजस्थान ने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है। राजस्थान ने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है। कब दे दिया साथियों, 2008 में दे दिया। तो राजस्थान नाम से पूछे तो आपको 50% बताना है। और मैंने अभी आपको बता दिया कि बिना किसी राज्य का नाम लिए पूछे तो आपको 33% ही बताना है। क्लियर दोस्तों, ये महिलाओं के आरक्षण की बातें और यह संपूर्ण पंचायती राज संस्थाओं में दिए जाने वाले आरक्षण की कहानी। कौन से अनुच्छेद में, 243D में। तो ये अभी हम कौन से संशोधन की सिफारिशें पढ़ रहे हैं, 73वें संशोधन की। 73वें संशोधन की सिफारिशों में आपने ग्राम सभा गठन, 3 स्तर पर गठन, कार्यकाल, आरक्षण पढ़ा। अभी 73वें संशोधन की सिफारिशें बाकी है, हुई नहीं है पूरी,
है ना। लेकिन इस क्लास को थोड़ा लंबा समय हो गया है, तो नेक्स्ट सेशन में 73वें संशोधन की सिफारिशों को और आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अगली क्लास भी 73वें संशोधन की सिफारिशों पर ही रहने वाली है, और उस अगली क्लास में हम 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले कार्य की चर्चा करेंगे। किसकी? कार्यों की चर्चा करेंगे। और फिर क्या करेंगे? 2 आयोग जो गठित किए, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, वो भी 73वें संशोधन के द्वारा ही गठित किए। तो उन दोनों आयोगों को भी अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में 73वें संशोधन की और बची हुई सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए। तैयार रहना और बातें जानने के लिए। ओके, थैंक यू।